Welcome to Manzil with Ansari. We're going to explore this timeline together, starting right here at the beginning. अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो शायद बिना एक सेकंड सोचे जवाब मिलेगा, माउंट एवरेस्ट। बचपन से हमें यही सिखाया गया है। हाँ, बिल्कुल, ये रटाया जाता है स्कूलों में। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असली विजेता हिमालय में नहीं, बल्कि प्रशांत महासागर के गहरे पानी के नीचे छिपा है। ये एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर लोगों को चौंका देता है। अब मौना किया की बात कर रही है ना? एकदम सही। हवाई द्वीप के पास स्थित मौना किया पर्वत, इसकी कुल ऊंचाई 10,205 मीटर है, जो कि एवरेस्ट से काफी ज्यादा है। हाँ, मतलब बस बात इतनी है कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा समंदर के पानी में डूबा हुआ है। राइट। इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते। ये तथ्य हमारी आज की चर्चा के लिए एकदम सही शुरुआत है। हमारे पास जो ये शानदार नोट्स और स्रोत सामग्रियां आई हैं, आज हम उन पर डीप डाइव करेंगे। बिल्कुल, और ये नोट्स सच में बहुत दिलचस्प हैं। हाँ, इन नोट्स में पृथ्वी की प्रमुख स्थलाकृतियां यानी लैंडफॉर्म्स के बारे में बहुत ही कमाल की जानकारियां हैं। और आज हमारा मिशन केवल ये रटना नहीं है कि पहाड़, पठार और मैदान क्या होते हैं। वो तो कोई किताब पढ़कर जान सकता है। बिल्कुल ठीक है, आइए इसे समझते हैं। हम गहराई में जाकर ये जानेंगे कि ये विशाल आकृतियां आखिर बनती कैसे हैं, इनके पीछे का विज्ञान क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये हमारे जीवन को कैसे आकार देती हैं। मौना किया का जो उदाहरण आपने दिया, वो हमें एक बहुत ही अहम बात याद दिलाता है। मतलब हम पृथ्वी की सतह को सिर्फ उतना ही समझते हैं जितना हम देख पाते हैं। हाँ, वो स्कूल वाला ग्लोब है ना। एकदम। जब हम स्कूल में ग्लोब देखते हैं तो वो एकदम गोल और चिकना लगता है, जैसे कोई पॉलिश की हुई गेंद हो। हाँ। लेकिन असलियत में ये स्थल मंडल, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, वो अनंत विविधताओं से भरा है। कहीं जमीन बादलों को चीरती हुई ऊपर जा रही है, तो कहीं गहरी खाइयों में तब्दील हो गई है। सही कहा। और ये नोट्स हमें एक बहुत ही शानदार नजरिया देते हैं। इनमें पृथ्वी को एक विशाल कंस्ट्रक्शन साइट बताया गया है। अरे वाह, कंस्ट्रक्शन साइट मतलब एक ऐसी जगह जहाँ काम कभी खत्म ही नहीं होता। बिल्कुल, दिन रात लाखों करोड़ों सालों से यहाँ लगातार तोड़फोड़ और निर्माण का काम चल रहा है। तो इस एनालॉजी को थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट की तरह यहाँ भी मशीनें काम कर रही होंगी। हाँ, दो मुख्य मशीनें या कह लीजिए प्रक्रियाएं एक साथ काम कर रही हैं। पहली है आंतरिक प्रक्रिया या इंटरनल प्रोसेस। मतलब जो जमीन के नीचे चल रहा है। हाँ, सही। हम जमीन पर चलते हुए इसे महसूस नहीं करते, लेकिन हमारे पैरों के कई किलोमीटर नीचे भयंकर गर्मी है। पिघला हुआ मैग्मा उबल रहा है और पृथ्वी की विशाल प्लेटें लगातार खिसक रही हैं। तो क्या ये उबलता हुआ मैग्मा और प्लेटों का खिसकना ही जमीन को ऊपर धकेलता है? सटीक। इस आंतरिक हलचल के कारण जमीन पर इतना दबाव पड़ता है कि पृथ्वी की सतह कई स्थानों पर ऊपर उठ जाती है, जिसे हम उत्थान या अपलिफ्टमेंट कहते हैं। हाँ, और या फिर तनाव के कारण जमीन नीचे धंस जाती है। ये एक धीमी लेकिन अकल्पनीय रूप से ताकतवर प्रक्रिया है जो पहाड़ों और खाइयों को जन्म देती है। बाप रे, ये तो अंदर की बात हो गई। जमीन के ऊपर क्या चल रहा है? सतह के ऊपर बाह्य प्रक्रिया या एक्सटर्नल प्रोसेस काम कर रही है। इसे आप प्रकृति की डिमोलिशन क्रू या तोड़फोड़ करने वाली टीम कह सकते हैं। डिमोलिशन क्रू, ये नाम मुझे बहुत पसंद आया। है ना? बहता हुआ जल, नदियां, ग्लेशियर की खिसकती बर्फ और यहाँ तक कि लगातार चलने वाली हवा, ये सब मिलकर एक सैंडपेपर या रेगमाल की तरह काम करते हैं। मतलब ये पृथ्वी की सतह को लगातार घिस रहे हैं। बिल्कुल। इस सतह के टूटने और घिसने की प्रक्रिया को हम अपरदन या इरोजन कहते हैं। लेकिन वो घिसा हुआ मलबा कहीं तो जाता होगा, वो हवा में तो गायब नहीं हो सकता। वो कहीं गायब नहीं होता, और यही प्रकृति का सबसे सुंदर नियम है। अपरदन से जो मिट्टी, पत्थर और गाद टूटकर अलग होती है, उसे पानी और हवा बहाकर किसी नई जगह पर ले जाकर जमा कर देते हैं। अच्छा, मतलब एक जगह से उठाया और दूसरी जगह रख दिया। एकदम सही। और इस जमा करने की प्रक्रिया को निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं। यानी एक तरफ अपरदन से पुरानी सतह नीची हो रही है, उसे तोड़ा जा रहा है, और दूसरे तरफ निक्षेपण से उसी मलबे का इस्तेमाल करके नई सतह का निर्माण हो रहा है। हाँ, यही तो वो कंस्ट्रक्शन साइट वाला काम है।
इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जो पहाड़ आज हम अपनी खिड़की से देखते हैं वे हमेशा ऐसे नहीं थे और भविष्य में भी वे ऐसे नहीं रहेंगे। वे लगातार बदल रहे हैं। अब क्योंकि हमने पहाड़ों का जिक्र किया ही है, तो क्यों ना इसी स्थलाकृति से गहराई में शुरुआत की जाए। चलिए पहाड़ों पर चलते हैं। नोट्स में पर्वत की एक बहुत ही सरल परिभाषा दी गई है। पृथ्वी की सतह की कोई भी प्राकृतिक ऊंचाई जिसका शिखर यानी चोटी छोटा हो और जिसका आधार चौड़ा हो उसे पर्वत कहते हैं। हाँ, मतलब नीचे से फैले हुए और ऊपर से नुकीले। बिल्कुल। और तकनीकी रूप से अगर कोई खड़ी पहाड़ी 600 मीटर से अधिक ऊंची है तो उसे पर्वत मान लिया जाता है। और निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर हम इन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। सबसे पहले और सबसे प्रसिद्ध हैं वलित पर्वत, जिन्हें अंग्रेजी में फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। बिल्कुल। वलित या फोल्ड यानी मुड़ना। जैसे अगर मैं किसी मेज पर बिछे कपड़े या कागज को दोनों तरफ से अपने हाथों से बीच की तरफ धकेलूं तो वह बीच से मुड़कर ऊपर की ओर उठ जाएगा। ये एकदम सही और सटीक उदाहरण है। जब पृथ्वी की विशाल टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं और आपस में टकराती हैं तो जमीन के पास मुड़कर ऊपर उठने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। जैसे 2 गाड़ियां आमने सामने से टकरा जाएं। हाँ, बस ये टकराव लाखों सालों तक बहुत ही धीमी गति से चलता है। हिमालय, यूरोप के आल्प्स और दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं इसी तरह के जबरदस्त टकराव से बनी हैं। और ये पर्वत अपनी ऊबड़-खाबड़ सतहों और ऊंची शंक्वाकार चोटियों के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। मुझे एक बात स्पष्ट करनी है। स्रोत में एक जगह हिमालय का जिक्र है और दूसरी जगह भारत के ही अरावली पर्वत का। दोनों ही वलित पर्वत हैं। हाँ, दोनों फोल्ड माउंटेन्स हैं। लेकिन हिमालय की चोटियां इतनी नुकीली और आसमान छूने वाली हैं, जबकि अरावली या फिर उत्तरी अमेरिका का एप्लेशियन और रूस का यूराल पर्वत ये बहुत कम ऊंचे और गोलाकार हैं। सही ऑब्जर्वेशन है। अगर दोनों के बनने का तरीका एक ही है, दोनों प्लेटों के टकराने से बने हैं, तो उनकी शक्ल इतनी अलग क्यों है? ये सवाल हमें वापस उसी कंस्ट्रक्शन साइट वाले बाह्य प्रक्रिया या अपर्दन के सिद्धांत पर ले जाता है। अरावली या यूराल पर्वत अलग तरीके से नहीं बने थे। तो फिर क्या हुआ उनके साथ? बात सिर्फ इतनी है कि वे उम्र में हिमालय से बहुत ज्यादा बड़े हैं। भारत की अरावली श्रृंखला दुनिया के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है। ओह, तो क्या इसका मतलब ये है कि जब अरावली जवान था तो वो भी हिमालय जैसा ही नुकीला और ऊंचा था? ये पूरी तरह से संभव है। लाखों करोड़ों सालों तक हवा, बारिश, नदियों और मौसम की मार ने अरावली की उन नुकीली चोटियों को घिस-घिस कर गोल कर दिया है। वो डिमोलिशन क्रू ने अपना काम कर दिया। एकदम सही। और उसकी ऊंचाई को कम कर दिया है। हिमालय अभी भूवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत युवा है, इसलिए प्रकृति की तोड़फोड़ करने वाली टीम को अभी उसे घिसने का उतना समय नहीं मिला है। ये समझ में आया। समय और अपर्दन ही असली मूर्तिकार हैं। तो दूसरे प्रकार के पर्वत कौन से हैं? दूसरे हैं भ्रंशोट पर्वत, जिन्हें हम ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। इनके बनने का तरीका फोल्ड माउंटेन से बिल्कुल अलग होता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, वलित पर्वत तब बनते हैं जब जमीन सिकुड़ती है, लेकिन ब्लॉक पर्वत तब बनते हैं जब पृथ्वी की पपड़ी में खिंचाव आता है। खिंचाव? इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएं। ये खिंचाव काम कैसे करता है? कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ताज़ा बेक किया हुआ स्पंजी ब्राउनी या केक का बड़ा टुकड़ा है। मुझे ब्राउनी बहुत पसंद है वैसे। हाँ, तो अगर आप उस ब्राउनी को दोनों किनारों से पकड़कर बाहर की तरफ खींचें तो क्या होगा? बीच में दरारें आ जाएंगी और शायद बीच का कुछ हिस्सा टूटकर नीचे धंस जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही पृथ्वी की सतह के साथ होता है। जब बड़े क्षेत्र टूट जाते हैं और लंबवत यानी ऊपर नीचे विस्थापित होते हैं तो ब्लॉक पर्वत बनते हैं। अच्छा, मतलब एक हिस्सा ऊपर और एक नीचे? हाँ, जो हिस्सा ब्राउनी की तरह नीचे धंस जाता है उसे भूविज्ञान में द्रोणिका या ग्रैबेन कहते हैं। ग्रैबेन, ठीक है। और जो हिस्सा अपनी जगह पर स्थिर रहता है या ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है उसे उत्खंड या हॉर्स्ट कहते हैं। यूरोप की राइन घाटी और वोज़ेजस पर्वत इसके बेहतरीन उदाहरण है। राइन घाटी असल में एक विशाल द्रोणिका है जिसके दोनों तरफ ऊंचे उत्खंड या ब्लॉक पर्वत खड़े हैं। बिल्कुल, ये एक अद्भुत नजारा होता है। और हमारे पास तीसरा प्रकार भी है, ज्वालामुखी पर्वत। ये तो नाम से ही स्पष्ट है कि इनका निर्माण ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण होता है। हाँ,
जब पृथ्वी के अंदर से पिघला हुआ मैग्मा बहुत अधिक दबाव के साथ सतह को तोड़कर बाहर आता है, जिसे हम लावा कहते हैं, तो वो लावा सतह पर बहने लगता है। और फिर समय के साथ ये लावा ठंडा होकर जमता जाता है। सही कहा। लाखों सालों में लावे की एक के ऊपर एक परतें जमती जाती हैं और अंततः एक विशाल पर्वत का रूप ले लेती हैं। स्रोत में इसके 2 बहुत ही शानदार उदाहरण दिए गए हैं, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का माउंट फ्यूजियामा। हाँ, ये पहाड़ सिर्फ आग उगलने वाले दानव नहीं है, बल्कि शांत होने पर ये अपनी सुंदरता के लिए भी जाने जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम पहाड़ों की उपयोगिता की बात करें तो नोट्स बताते हैं कि पहाड़ हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन का एक बहुत बड़ा आधार है। इनमें कोई शक नहीं है। पर्वत असल में प्रकृति के सबसे बड़े वाटर टावर हैं। दुनिया की बहुत सी प्रमुख नदियां इन्हीं पहाड़ों से जन्म लेती हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पाए जाने वाले हिमनद या ग्लेशियर। हाँ, जो कि मूल रूप से बर्फ की विशाल स्थायी नदियां हैं जो धीरे धीरे खिसकती रहती हैं। और यही ग्लेशियर गर्मियों में धीरे धीरे पिघलकर नदियों को साल भर पानी की आपूर्ति करते हैं। सोचिए, बिना पहाड़ों और ग्लेशियर्स के हमारी ज्यादातर नदियां सूख जाएंगी। इस पानी का इस्तेमाल हम खेतों की सिंचाई के लिए करते हैं। और ऊंचाइयों से गिरते पानी से हम पनबिजली यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। इसके अलावा नदी घाटियां फसलों के लिए आदर्श जगह होती हैं। पहाड़ों के जंगल हमें बहुमूल्य लकड़ियां, जड़ी बूटियां और चारा देते हैं। और मनोरंजन के पहलू को तो हम भूल ही नहीं सकते। पहाड़ों पर होने वाली पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग जैसी गतिविधियां न केवल पर्यटकों को रोमांचित करती हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बहुत बड़ा सहारा देती हैं। बिल्कुल सही। तो पहाड़ों की बात बहुत हो गई। अब अगर हम पहाड़ों की नुकीली चोटियों से नीचे उतरें तो हमारी मुलाकात पृथ्वी की दूसरी प्रमुख स्थलाकृति से होती है, पठार। हाँ, पठार, जिन्हें अक्सर मेज भूमि या टेबल लैंड भी कहा जाता है। ये नाम बड़ा सटीक है, टेबल लैंड। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ हो, लेकिन किसी ने ऊपर से उसकी चोटी को एकदम समतल काट दिया हो। हाँ, बिल्कुल। ये आसपास के क्षेत्र से ऊपर उठी हुई एक सपाट भूमि होती है, जिसके एक या एक से अधिक किनारे बिल्कुल खड़ी ढलान वाले होते हैं, ठीक किसी मेज के किनारों की तरह। और ये पठार कोई छोटी मोटी आकृतियां नहीं है। स्रोत में स्पष्ट बताया गया है कि तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार? हाँ, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है। ये इतना ऊंचा है कि दुनिया के कई बड़े पर्वत भी इसके सामने बौने नजर आए। बाप रे। और तिब्बत के अलावा भारत का दक्कन का पठार दुनिया के सबसे पुराने पठारों में से एक है। साथ ही पूर्वी अफ्रीकी पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार भी इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे आपसे एक अहम सवाल पूछना है। नोट्स के अनुसार इंसान के लिए पठारों का सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये खनिजों यानी मिनरल्स के सबसे बड़े खजाने होते हैं। हाँ, एकदम सही। दुनिया के ज्यादातर महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र पठारों में ही स्थित हैं। ऐसा क्यों है? मतलब खनिज सिर्फ पठारों में ही इतनी प्रचुर मात्रा में क्यों मिलते हैं? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। इसे इस तरह से देखें। पठार अक्सर पृथ्वी की पपड़ी के बहुत ही प्राचीन, कठोर और स्थिर ब्लॉक होते हैं। अभी हमने अपरदन या जमीन के घिसने की बात की थी, याद है? हाँ, प्रकृति की तोड़-फोड़ करने वाली टीम। बस वही। लाखों करोड़ों सालों से हवा और पानी इन प्राचीन पठारों की ऊपरी परतों को लगातार घिस रहे हैं। तो इससे खनिज कैसे बाहर आते हैं? होता यह है कि जमीन के बहुत गहरे हिस्से में जहां भारी खनिज जैसे लोहा, सोना, कोयला दबे हुए थे, वे ऊपरी परतों के घिस जाने के कारण अब सतह के बहुत करीब आ गए हैं। अरे वाह! इसलिए पठारों पर खुदाई करना और इन खनिजों को निकालना बहुत आसान हो जाता है। ये बात तो पूरी तरह से अर्थपूर्ण है। मतलब प्रकृति ने खुद ही खदानों का आधा काम हमारे लिए कर दिया है, ऊपरी मिट्टी हटाकर। बिल्कुल। इसलिए अफ्रीकी पठार सोने और हीरे के खनन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। और भारत का छोटा नागपुर पठार भी इसका एक बेजोड़ उदाहरण है। ये पठार लोहा, कोयला और मैंगनीज के इतने विशाल भंडारों से भरा हुआ है कि इसे भारत के औद्योगिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। सही बात है। इसके अलावा स्रोत में लावा पठारों का भी जिक्र है। लावा पठार? हाँ, ये वो पठार हैं जो प्राचीन काल में ज्वालामुखियों से निकले लावा के दूर दूर तक फैलने और फिर जम जाने से बने हैं। भारत का दक्कन का पठार भी इसी का उदाहरण है। यहाँ की खास बात यह है कि ये लावा पठार खेती के लिए बहुत ही उत्कृष्ट होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लावा के टूटने और घिसने से काली मिट्टी बनती है। बिल्कुल।
और काली मिट्टी खेती के लिए इसलिए इतनी बेहतरीन मानी जाती है क्योंकि इसमें नमी को रोककर रखने की अद्भुत क्षमता होती है। मतलब ये पानी को जल्दी सूखने नहीं देती, जो कपास जैसी फसलों के लिए एक आदर्श स्थिति है। एकदम सही। और एक और रोमांचक चीज जो हमें अक्सर पठारों पर देखने को मिलती है वो है शानदार जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स। वो कैसे बनते हैं? देखिए, क्योंकि पठार ऊंचाई पर होते हैं और उनके किनारे अक्सर एकदम सीधे और खड़े होते हैं, जैसे मेज के किनारे। हाँ, तो इसलिए जब नदियां पठार की सतह से इन किनारों की तरफ बढ़ती हैं तो वे अचानक एक बड़ी ऊंचाई से नीचे गिरती हैं। भारत में छोटानागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी से बनने वाला हुंड्रू जलप्रपात और कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात इसके बहुत ही सुंदर प्राकृतिक उदाहरण हैं। बिल्कुल। और अब इन झरनों से गिरता हुआ पानी हमें एक बहुत ही तार्किक अगले कदम की ओर ले जाता है। हमने देखा कि पहाड़ों और पठारों से नदियां तेजी से नीचे आती हैं। बहुत तेज गति से। अपरदन के कारण वे अपने साथ टनों मलबा जैसे बड़े पत्थर, रेत और गाद बहाकर लाती हैं। लेकिन जब ये सब पानी ऊंचाई से नीचे गिरकर एकदम सपाट जमीन पर पहुंचता है तो इस सारे मलबे का क्या होता है? यहाँ से हमारी तीसरी और शायद मानव सभ्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति की कहानी शुरू होती है, मैदान यानी प्लेन्स। अच्छा। जब नदियां पहाड़ों और पठारों की खड़ी ढलानों से नीचे उतरकर समतल इलाकों में प्रवेश करती हैं तो उनकी गति अचानक बहुत कम हो जाती है। पानी में इतनी ताकत नहीं बचती कि वो भारी पत्थरों और रेत को और आगे धकेल सके। जैसे कोई मुसाफिर थक जाने पर अपना भारी सामान जमीन पर रख देता है। हाँ, एकदम सटीक तुलना। तो नदियां अपने साथ लाया गया ये सारा सामान, जिसे हम निक्षेपण कहते हैं, घाटियों और निचले इलाकों में बिछाने लगती हैं। हाँ, और लाखों सालों तक हर साल आने वाली बाढ़ इस महीन रेत और गाद की नई परतें बिछाती रहती है। इसी निरंतर प्रक्रिया से दुनिया के सबसे विशाल और समतल मैदानों का निर्माण होता है। हमारे नोट्स के अनुसार ये समतल भूमि के बहुत बड़े फैलाव होते हैं जो आमतौर पर समुद्र तल से 200 मीटर से भी कम ऊंचे होते हैं। बिल्कुल। और मानव इतिहास का सबसे बड़ा सच ये है कि इंसान हमेशा से मैदानों की ओर आकर्षित होता रहा है। हाँ, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताएं, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो या मेसोपोटामिया, सभी नदियों के किनारे इन्हीं मैदानों में फली फूली। आज भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो, चीन में यांगत्से नदी का मैदान हो या उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान, ये पूरी दुनिया में सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। इसका कारण समझना बहुत मुश्किल नहीं है। पहाड़ों के विपरीत यहाँ जीवन एक निरंतर संघर्ष नहीं है। सही कहा। पहाड़ों पर खेती करने के लिए आपको पहाड़ों को काटकर सीढ़ियां बनानी पड़ती हैं। मेहनत का काम है बहुत। लेकिन मैदानों में नदियों द्वारा बिछाई गई गाद के कारण मिट्टी इतनी उपजाऊ होती है कि बस बीज डालिए और प्रकृति अपना जादू कर देती है। और सिर्फ कृषि ही नहीं, चूंकि जमीन एकदम सपाट होती है, इसलिए यहाँ परिवहन का जाल बिछाना, सड़कें, रेलवे लाइनें और बड़े हाईवे बनाना बहुत आसान और सस्ता होता है। बिल्कुल। पहाड़ों पर एक सुरंग बनाने में जितना पैसा और समय लगता है, उतने में मैदानों में कई किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछ जाती है ना? बड़े शहर बसाने, कारखाने लगाने और व्यापार करने के लिए ये सबसे अनुकूल जगह है। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि इंसान प्रकृति के भूगोल के अनुसार कैसे खुद को ढालता है। हमने अपनी सुगमता के लिए मैदानों को अपना सबसे बड़ा घर बना लिया। हाँ, लेकिन नोट्स का आखिरी हिस्सा हमें एक गंभीर चेतावनी भी देता है। वो क्या? चाहे हमने कितना भी अनुकूलन क्यों न कर लिया हो, प्रकृति के अपने कुछ नियम हैं जिन पर हमारा कोई जोर नहीं है। हाँ, आप प्राकृतिक खतरों की बात कर रहे हैं। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भयंकर बाढ़ जैसी आपदाएं ये नहीं देखती कि आप पहाड़ पर रह रहे हैं या मैदान में। बिल्कुल। जब प्रकृति करवट लेती है तो वो भारी विनाश लाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है जिस पर स्रोत प्रकाश डालते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से ज्यादा बड़ा खतरा आज हम इंसान खुद बन गए हैं। ये कड़वा सच है यार। मतलब हम भूमि का अत्यंत गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस उपजाऊ जमीन का इस्तेमाल सिर्फ खेती के लिए होना चाहिए था, जो हमें भोजन दे सकती थी, हम वहां बड़े बड़े कंक्रीट के जंगल, कारखाने और हाउसिंग सोसाइटीज खड़ी कर रहे हैं। और हम अपनी जीवनदायिनी नदियों के साथ क्या कर रहे हैं? जो नदियां पहाड़ों से साफ पानी और उपजाऊ गाद लेकर आती हैं, हम उनमें शहरों का कच्चा सीवर, औद्योगिक कचरा और प्लास्टिक फेंक कर उन्हें जहरीले नालों में तब्दील कर रहे हैं।
बहुत ही दुखद स्थिति है। नोट्स में स्वच्छ भारत मिशन जैसी पहलुओं का जिक्र किया गया है, जो इस बात की याद दिलाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। बिल्कुल। और स्वस्थ शरीर के लिए हमें स्वच्छ जल, शुद्ध वायु और एक साफ पर्यावरण की सख्त जरूरत है। ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। पृथ्वी हमारी जागीर नहीं है जिसे हम अपनी मर्जी से बर्बाद कर सकें। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस ग्रह को एक रहने लायक जगह के रूप में छोड़कर जाना हमारा सबसे बड़ा और पहला कर्तव्य है। एकदम सही बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी डीप डाइव का सार निकालें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। क्या तस्वीर बनती है? यही कि पृथ्वी की हर एक स्थलाकृति एक अलग डिब्बे में बंद नहीं है, वे सब एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। ऊंचे वलित पर्वत, मीठे पानी और ग्लेशियरों के विशाल भंडार हैं। हाँ, और जब वे पर्वत घिसते हैं तो वे नीचे मैदानों का निर्माण करते हैं जो पूरी दुनिया का पेट भरते हैं। बिल्कुल। और बीच में मौजूद प्राचीन पठार वो खनिज और ऊर्जा देते हैं जिन पर हमारी पूरी आधुनिक तकनीक और उद्योग टिके हैं। ये प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर, जटिल और आत्मनिर्भर चक्र है। ये निश्चित रूप से एक अद्भुत चक्र है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही अहम सवाल गूंज रहा है। एक विचार जो शायद इस डीप डाइव को सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर कर दे। वो क्या है? हमने देखा कि आंतरिक और बाह्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं ने लाखों करोड़ों वर्षों की अथक मेहनत से इन शानदार पर्वतों, पठारों और मैदानों को आकार दिया। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।